गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने C3 साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो तीव्रता है, ये तीव्रता क्या हो जाती है, अधिक। और इस तीव्रता के अधिक होने पर जो C3 साइकिल होती है, ये C3 साइकिल प्रॉपरली नहीं चल पाती। तो यहां पर C3 साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो इसकी जगह पर यहां पर क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन होता है। फोटो रेस्पायरेशन प्रकाशीय श्वसन होता है। और इस प्रकाशीय श्वसन में यहां पर श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, कार्बनिक पदार्थ है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, तो इस ऑक्सीडेशन में यहां पर क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन में ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा क्या, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता अधिक होने की वजह से यहाँ पर क्रिया उल्टी हो जाती है। जो क्रिया है यहाँ पर उल्टी हो जाती है। यहाँ C3 साइकिल की जगह क्या चल जाता है, फोटो रेस्पायरेशन होगा और C2 साइकिल चलता है। तो यहाँ फोटो रेस्पायरेशन के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। उल्टा क्या होता है, ये तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब रिएक्शन चलती है तो एटीपी यूज जरूर हो जाती है। होना चाहिए था निर्माण ना हो करके यहाँ पर एटीपी यूज्ड होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, नष्टकारी क्रिया। इसको नष्टकारी क्रिया भी कहते हैं। निर्माण ना हो करके यहाँ पर एटीपी यूज हो रही है। दूसरा, यहाँ इसको C2 साइकिल क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला जो पहला फॉस्फोग्लाइकेट यहाँ पर बनता है स्थायी उत्पाद, वो 2 कार्बन वाला होता है। और 2 कार्बन वाले उत्पाद की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, C2 साइकिल कह रहे हैं। C3 में भी तो ये देखा था हमने कि पहला स्थायी उत्पाद कितना था, 3 कार्बन वाला, इसलिए हमको क्या कह रहे थे हम, C3 साइकिल। केल्विन मेंसन चक्र को C3 साइकिल कह रहे थे। तो यहाँ पर पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है वो 2 कार्बन वाला होता है, और यहाँ 2 कार्बन वाले उत्पाद की वजह से इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं। एक और नाम है, इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर, ये तीनों के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर तीनों ही जो ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, तीनों कोशिकांग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो वास्तविक रूप से जो केल्विन मेंसन चक्र था, जो C3 साइकिल चलनी चाहिए थी, जिसमें क्या बन रहा था, PGA ग्लिसरिक एसिड बन रहा था वहां पर, वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोरिबुलोज 1,5 फॉस्फेट से क्या बन रहा था वहां, PGA 3 कार्बन वाला। तो यहाँ पर ये फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ग्लिसरिक एसिड ना बन के यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट होता है। अब ये फॉस्फोग्लिसरेट, इधर इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट है, पर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, साथ में प्रकाश की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, ऑक्सीजन भी अधिक है और प्रकाश की तीव्रता भी अधिक है। तो यहाँ पर जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था वो फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज हो जाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज हो जाता है। यहाँ इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से जो यह फॉस्फो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फो ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ग्लाइकोलेट का निर्माण हो जाता है। फॉस्फो ग्रुप पे बाहर जाने के बाद में यहाँ ग्लाइकोलेट का निर्माण होगा। यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये किस में चल रही है, क्लोरोप्लास्ट में। इतनी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में चलती है। ये ग्लाइकोलेट, ये जो ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट
पेरोक्सीसोम में प्रवेश कर जाता है। जब ये पेरोक्सीसोम के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्योंकि पूरी कोशिका में जो ऑक्सीजन है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। आप लोगों ने पढ़ा है, जब मैंने पेरोक्सीसोम पढ़ाया फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर पेरोक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब निर्माण होता है तो यहाँ इसका विखंडन हो जाता है H2O प्लस हाफ में, क्योंकि ये कैसा है, बहुत जहरीली होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ कैटालेज मिलता है, ये कैटालेज एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है। अब यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन से जो ग्लाइकोलेट था ये ग्लाइको ऑक्सीलेट में बदल जाता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ग्लाइको ऑक्सीलेट में बदल जाता है और ये ग्लाइको ऑक्सीलेट ग्लाइसिन में चेंज हो जाएगा। जब ग्लाइको ऑक्सीलेट ग्लाइसिन में चेंज हो जाता है तो ग्लाइसिन में चेंज होने के बाद में ये ग्लाइसिन कहाँ एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां से ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जो ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर किया है, यहां क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहां पर ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज होता है। जो एंजाइम प्रेजेंट है, ये एंजाइम प्रेजेंट है यहां पर ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है, CO2 कहां जाएगी, बाहर। तो इस एंजाइम की वजह से यहां CO2 रिलीज हो जाती है, CO2 बाहर रिलीज हो जाती है और इसका जो CO2 रिलीज हुई है उसको तुरंत यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। रिलीज CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाएगा। ग्लाइसिन है तो यहाँ पर NH2 भी होगा, अमीनो ग्रुप भी होगा। ग्लाइसिन की का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें NH2 ग्रुप होता है, तो ये NH2 ग्रुप अमोनिया के रूप में यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ पर NADH2 बनेगा। यहाँ इसका इस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 का निर्माण होता है, तो इसका मतलब यहाँ करेंसी बन रही है। यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ ऊर्जा यूज में आ रही है, यहाँ ऊर्जा यूज में आ रही है और यहाँ ऊर्जा यूज में आ रही है। जितनी ऊर्जा बनती नहीं है उससे ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर यूज आ जाती है, तो टोटल क्या होगा, नष्टकारी क्रिया। जितना हम कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज की वजह से ये सीरीन में चेंज हो जाएगा और ये सीरीन जब पेरोक्सीसोम के अंदर पहुंचेगा, यहाँ पर तीनों जो कोशिकांग हैं वो 2 बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो, और दूसरा एंडिंग की तरफ जब जा रही है तब, तो यहाँ 2 बार पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो सीरीन है, ये सीरीन हाइड्रोपाइरूवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पेरोक्सीसोम में पहुंचते पहुंचते हाइड्रोक्सीपाइरूवेट में चेंज हो जाता है। यहाँ हाइड्रोक्सीपाइरूवेट में जब ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड रिडक्टेज, तो मतलब अपचयन होगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड रिडक्टेज के कारण यहाँ अपचयन होता है और इस अपचयन के लिए जो एनर्जी यहाँ मिलती है इसको, वो मिलती है NADH2 के अपघटन से। NADH2 का अपघटन होगा, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा यूज करेगा और ये किस में बदल जाएगा, ग्लिसरेट में। यहाँ ये ग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाता है। ये ग्लिसरेट फिर वापस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर एंटर करेगी और क्लोरोप्लास्ट में एंटर करने के बाद में यहाँ ये ATP का यूज करेगी। ATP का यूज करके वापस 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ जो केल्विन चक्र है वो कहाँ रह गया, साइड में। केल्विन चक्र साइड में रह जाता है। अगर इंटेंसिटी नहीं घटी है, ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही बरकरार है, तो यही रिएक्शन यहाँ पर वापस से चलेगी। तो C2 साइकिल यहाँ कोशिका के अंदर वापस रिपीट होगा।
तो कुल मिला के जो C2 साइकिल है, या फिर कहें कि फोटो जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया है, इस फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में कोशिका अपनी खुद की जो डिपॉजिट करेंसी होती है, या फिर कहें जो डिपॉजिट ऊर्जा है, उस ऊर्जा का यूज करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं हेज स्लैग चक्र की तरफ। सेकंड, फर्स्ट था C3 साइकिल और सेकंड हेज स्लैग चक्र। C4 साइकिल, C4 साइकिल। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि इसको C4 साइकिल क्यों कह रहे हैं, कि यहां पर पहला जो स्थायी उत्पाद होगा, वो स्थायी उत्पाद कौन सा होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला होता है। यहां पहला स्थायी जो उत्पाद होता है, स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, वो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। अब ये जो हेज स्लैग जो चक्र है, इस चक्र को कहां खोजा गया, तो सबसे पहले इस चक्र को गन्ने के अंदर खोजा गया, और इसको कॉर्ड चॉक ने, एक साइंटिस्ट थे कॉर्ड चॉक ने गन्ने के अंदर देखा था। यहां फर्स्ट टाइम इसको यहां पर रिपोर्ट किया गया और यहां पर इसकी स्टडी की गई। तो यहां जो C4 साइकिल है, वो अधिकतर मोनोकॉट के अंदर, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट के अंदर देखा जाता है, जैसे मक्का, बाजरा, गन्ना, इन प्लांट के अंदर इनको देखा जाता है। कुछ डाइकॉट प्लांट भी हैं, ऐसा नहीं है मोनोकॉट ही है, कुछ डाइकॉट प्लांट हैं। और ये डाइकॉट प्लांट कौन से, खरपतवार, डाइकॉट की जो खरपतवार होती हैं, इन खरपतवार के अंदर भी C4 साइकिल को देखा गया है। एमरेंथस, यूफोरबिया, इन खरपतवार के अलावा यहां पर प्लांट है एमरेंथस, यूफोरबिया, इन प्लांट के अंदर भी, डाइकॉट के अंदर यहां इसको देखा गया। जो C4 साइकिल चलता है, जो हेज स्लैग चक्र है, ये हेज स्लैग चक्र लीफ की मीजोफिल सेल्स और दूसरी होती हैं बंडल सीथ, इन दोनों के अंदर चलता है। मीजोफिल सेल्स में भी चलता है और बंडल सीथ में भी चलता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो C4 साइकिल है, वो 2 प्रकार की अलग अलग जो शारीरिकी वाली, एनाटॉमी वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर चलता है। आप लोगों ने जब लीफ की संरचना पढ़ी होगी, तो सेंटर में हम बंडल, वेस्कुलर बंडल्स को दिखाते हैं, और इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ इस प्रकार की वीड्स समान जो माला जैसी संरचना को दिखाते हैं। तो ये क्या होती हैं, बंडल सीथ होते हैं। और पत्ती में ऊपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल से ढकी हुई, और नीचे की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, चाहे यहाँ खंभू तक की बात करें हम, चाहे मीजोफिल तक की बात करें, सॉरी स्पॉन्जी तक की बात करें, ये सभी क्या होता है, मीजोफिल। और यहां अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है, ये बंडल सीथ उपस्थित होते हैं, जिसमें जाइलम और फिलोएम दोनों उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर दोनों की एनाटॉमी अलग अलग प्रकार की होती है। और यहाँ बंडल सीथ की जो ये एनाटॉमी है, जो ये शारीरिकी है, ये शारीरिकी क्या कहलाती है, क्रोंच। ये क्रोंच शारीरिकी कहलाती है।
ये C4 साइकिल की एक खास विशेषता होती है कि यहाँ पर क्रोंच सारिणिकी पाई जाती है, जो बंडल शीथ के अंदर पाई जाती है। अब चलते हैं इधर मीजोफिल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मीजोफिल सेल्स हैं, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा मिलता है? छोटे आकार का, आकार इसका छोटा होगा, ग्रेना उपस्थित होगा, ग्रेना भी कैसा होगा? छोटे आकार का उपस्थित होगा यहाँ पर। और यहाँ जो कोशिका होगी, सेल होंगी, वो सेल भी कैसी होंगी? छोटी होंगी। तो यहाँ पर ग्रेना भी छोटे आकार का उपस्थित होता है, कोशिकाएं भी यहाँ पर छोटे आकार की उपस्थित होती हैं। तो कोशिका कौन सी होंगी? क्लोरोप्लास्ट की। तो यहाँ पर लेकिन जो यहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? सुविकसित। क्लोरोप्लास्ट सुविकसित होगा। यहां बंडल शीथ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ये क्लोरोप्लास्ट बड़े आकार का होता है। सेल कैसी है? बड़े आकार की। लेकिन यहां पर ग्रेना एब्सेंट होता है। केवल क्या पाई जाती है? लेमिली सिस्टम। जो फ्रंट लेमिली होती हैं, वो यहां पर लेमिली उपस्थित होती है। यहां पर ग्रेना सिस्टम एब्सेंट होता है, केवल यहां पर स्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट होती हैं। लेमिली ना कह करके इनको स्ट्रोमा लेमिली कहे तो बेटर होगा। स्ट्रोमा लेमिली ये यहां पर उपस्थित होती है। तो यहां ये दोनों मिलकर के, इन दोनों का मिला जुला प्रभाव होता है, मीजोफिल सेल्स का भी और बंडल शीथ सेल्स का भी। दोनों मिलकर के किसको? C4 साइकिल को यहाँ पर ये संपन्न करती है। तो होता क्या है यहाँ पर? यहाँ मीजोफिल जो सेल्स होती हैं, इन मीजोफिल सेल्स में तो चलती है डार्क रिएक्शन। यहाँ डार्क रिएक्शन चलती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो और यहाँ पर जो बंडल शीथ है, यहाँ होता है CO2 का स्वांगीकरण। यहाँ पर CO2 का स्वांगीकरण होता है, मतलब कि CO2 का क्या होगा? अपचयन। और अपचयन होगा तो किसमें होगा? यहाँ C3 साइकिल के अंदर। यहाँ जो CO2 होगी वो कहाँ चली जाएगी? C3 साइकिल में। इस CO2 का स्वांगीकरण होता है, किसमें बदल जाएगी? C6H12O6 के अंदर। तो यहाँ इसका स्वांगीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, इनके अंदर C3 और C4 दोनों ही प्रकार के चक्र चलते हैं। इसीलिए ये C3 पादपों की तुलना में, या फिर कहें कि डाइकोट प्लांट की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विधि कैसे होती है? जो CO2 वातावरण की CO2 है, वातावरण की जो CO2 है, ये वातावरण की CO2 स्टोमेटा होंगे लीफ के अंदर। इन स्टोमेटा से अंदर प्रवेश कर जाएगी। जैसे ही अंदर प्रवेश करेगी, किसमें? मीजोफिल सेल्स में। यहां पर मीजोफिल सेल्स में अंदर प्रवेश करेगी। तो यहां पर देखो, हम इसका रेखीय डायग्राम बनाते हैं। इधर लेते हैं हम मीजोफिल सेल्स और दूसरी साइड में लेते हैं बंडल शीथ। तो वातावरण की जो CO2 है, ये वातावरण की CO2 जब स्टोमेटा से बंडल शीथ में प्रवेश करेगी, तो यहां क्या होता है कि यहां पर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, यहां फॉस्फोइनोल पाइरूवेट उपस्थित होता है। ये CO2 को ग्रहण कर लेता है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट इस CO2 को ग्रहण कर लेगा। तो CO2 का ग्रहणकारी जो होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट
पीईपी कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में यहां पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम उपस्थित होता है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो क्या है 4 कार्बन वाला, ये क्या होता है 3 कार्बन, क्योंकि यहां पर जो CO2 आ रही है तो 1 कार्बन इसका भी बढ़ गया, तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो पीईपी है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है, ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल यहां ऊर्जा यूज लेगा, ऊर्जा का यूज करेगा, और ऊर्जा का यूज करके किस में बदल जाएगा, ये यहां ये मैलेट के अंदर बदल जाता है। यहां तक की प्रक्रिया होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर। अब ये मैलेट किस में प्रवेश कर जाएगा, बंडल शीथ कोशिकाओं का या बंडल शीथ सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में ये मैलेट यहां से प्रवेश करेगा। तो अब मैलेट कहां पहुंच गया, यहां पर। मैलेट जब यहां पर पहुंच जाता है तो इस मैलेट का होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 निकलेगी। यहां इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 बाहर निकल जाती है। जब CO2 बाहर निकल जाएगी तो यहां बनेगा पाइरुवेट। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में यहां पर पाइरुवेट बनता है, और ये पाइरुवेट वापस किस में प्रवेश कर जाएगा, मीजोफिल सेल्स के अंदर। यहां भी ऊर्जा यूज में आएगी, यहां ऊर्जा जनरेट होती है, तो यहां बनती है NADPH2। यहां ऊर्जा जनरेट होगी और यहां पर NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। अब ये 4 कार्बन वाला था, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में पाइरुवेट क्या हो गया 3 कार्बन वाला। अब यहां से जो पाइरुवेट है ये वापस ATP यूज करेगा, और ATP यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। यहां वापस पाइरुवेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां 3 कार्बन वाले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्रिया यहां संपन्न हो गई, लेकिन यहां पर एक चीज अभी रह गई, CO2, क्योंकि बंडल शीथ के अंदर तो CO2 का ही स्वांगीकरण होता है, तो यही कार्य होना है यहाँ पर। तो अब यहाँ बंडल शीथ में क्या चलती है, यहाँ पर C3 साइकिल, यहां C3 साइकिल चलेगी, यहां C3 साइकिल है, तो ये CO2 कहां चली जाएगी, यहां। और इसी के साथ साथ यहां पर RUBP पढ़ा है आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर में। जो RUBP यहां पर प्रेजेंट था, ये RUBP साइटोप्लाज्म से कहां एंटर कर जाएगा, यहां। ये सभी चीजें C3 साइकिल में एंटर कर जाएंगी, और यहां किसका निर्माण हो जाएगा, शर्करा का, C6H12O6 शर्करा का निर्माण हो जाता है। तो अब यहां हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो C4 प्लांट होते हैं इनके अंदर C3 साइकिल भी चलता है और C4 साइकिल भी चलता है, तो ये C3 की तुलना में अधिक दक्ष इसलिए होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका महत्व देखें तो ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर जो CO2 है उसको फर्स्ट जो ग्राही होता है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है 3 कार्बन वाला। अब ये बाहर से जो CO2 इसने ली है पीईपी ने, तो ये यहाँ पर पीईपी कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पहला स्थायी उत्पाद होता है। ये मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और मैलेट कहाँ पहुंच जाएगा, बंडल शीथ में। अब यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से एक कार्बन इधर निकल गया, तो पाइरुवेट का निर्माण हो रहा है। यहाँ एनर्जी जनरेट होगी, यहाँ एनर्जी यूज होगी, ऊर्जा का यहाँ पर यूज होगा।
ये पाइरूवेट फिर किसमें आ जाएगा, वापस से मीजोफिल सेल्स के अंदर आ जाता है। और मीजोफिल सेल्स में आते वक्त ये जब एटीपी यूज करता है तो यहाँ पर ये पीईपी के अंदर वापस से चेंज हो जाएगा, 3 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले पीईपी में चेंज हो जाएगा। यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से जो CO2 फ्री हुई थी, ये CO2 C3 साइकिल में चली जाएगी। और यहाँ RuBp जो यहाँ प्रेजेंट है, ये RuBp और CO2 की वजह से, इसी की वजह से इसका स्वर्गीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर C3 साइकिल संपन्न होगी और यहाँ शुगर का निर्माण हो जाएगा। तो महत्व देखते हैं इसका, C4 साइकिल का क्या महत्व है। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, महत्व, जो C4 प्लांट होते हैं, जो C4 प्लांट होते हैं, ये C3 से अधिक दक्ष होते हैं, C3 से अधिक दक्ष किसमें, फोटोसिंथेसिस में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अधिक दक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि इन C4 प्लांट में C2 साइकिल नहीं चलती। जो यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया जो हो रही थी वो यहाँ पर नहीं होती है, तो इसलिए जो इसकी उत्पादकता होती है, और उत्पादकता किसकी, CO2 की, यहाँ 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो अधिक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में डाइकॉट की तुलना में, तो इसीलिए यहाँ पर उत्पादकता 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ पर हमने पीईपी पढ़ा है, तो यहाँ पर पेप्को, पीईपी क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कोएंजाइम, तो यहाँ पर ये पेप्को एंजाइम होता है। और ये जो कोएंजाइम होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कोएंजाइम होता है, ये CO2 के प्रति अधिक संवेदी होता है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम भी है तो भी क्या होगा, ये इससे क्रियाशील हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। तीसरा, अगर टेम्परेचर 35 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ गया, क्योंकि इस टेम्परेचर पर C3 पादपों में C2 साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अगर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो भी जो ये पेप्को एंजाइम है, ये पेप्को एंजाइम क्या होगा, क्रियाशील रहेगा, विकृत नहीं होता है, क्रियाशील रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर C4 पादप C3 की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं, अधिक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।